नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज बात करेंगे बीए थर्ड ईयर में एक और मॉडल पेपर की। जी हाँ, बीए है ना, तृतीय वर्ष में एक और नया मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं आपकी डिमांड पर ही, आपकी रिक्वेस्ट पर। समाजशास्त्र के अंतर्गत जिनका भी माइनर सोशोलॉजी है, भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, इस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी क्या 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं, है ना। तो ऐसा ही एक मॉडल पेपर, पहले और भी कई मॉडल पेपर हम डिस्कस कर भी चुके हैं और भी सब्जेक्टों के, तो वो मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को कि अभी तक जो है 2025 में, 2024 में तो ऑलमोस्ट सभी विषयों के मॉडल पेपर हमने डिस्कस किए थे। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में कुछ चेंज होने के कारण इसको फिर से रिन्यू किया जा रहा है। 2025 में सारे विषयों के मॉडल पेपर में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। और इस बार एक स्पेशल फैसिलिटी आप लोगों के लिए, उत्तर पुस्तिका की आंसर शीट की फैसिलिटी भी मैं आपको इस मॉडल पेपर के इसमें दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो 2025 का मॉडल पेपर भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, दैट मीन सोशोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स, है ना, इस पर आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, उससे आपको यह समझ आएगा कि इन प्रश्नों को पढ़ना कैसे है, इनके आंसर की तैयारी कैसे करना है। सिर्फ प्रश्न लेने से मात्र कुछ नहीं होता है ना। सिर्फ प्रश्न ऐसा मत करिए कि बस ठीक है लेक्चर देख लिया, डिस्क्रिप्शन में गए, नोट्स डाउनलोड किया, है ना, नोट्स दैट मीन्स की क्वेश्चन वाली सीरीज को डाउनलोड किया और बस अपने हिसाब से लग गए। पहले समझ लीजिए किस तरीके से प्रश्नों की तैयारी करना है, किस तरह से प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न में से किससे पर फोकस करना है, उसके बाद उसका आंसर निकालना कैसे है। क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं उन प्रश्नों के आंसर हूबहू प्रश्न आपकी किताबों में नहीं मिलेंगे, मिल भी गया तो उसका उत्तर सटीक रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों सेशन के एंड तक मुश्किल से 15-20 मिनट मुझे झेल लीजिए, है ना। तो उसी के साथ में आपके सारे डाउट जो है ना वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। चलिए ये देख लीजिए एक बार 2025 में इस साल के जो मॉडल पेपर में डिस्कस आप लोग करवा रहा हूं, उनमें अभी तक 5 मॉडल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज के मिलाकर 6 हो जाएंगे। तो हिंदी साहित्य में जिनका भी हिंदी मेजर है, मॉडल पेपर डिस्कस हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाएंगे तो ये सभी मॉडल पेपर 2025 के नाम से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो मेजर वालों के लिए हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य ना, काव्यांग विवेचन और जनसंचार माध्यम कंप्लीट हो चुका है। आंसर शीट भी इसकी अवेलेबल है, क्लियर है। आप आंसर शीट भी आप मुझे जो है मैं आगे बताने वाला हूं किस प्रकार से इनकी आंसर शीट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस मेजर है, भारत की विदेश नीति और लोक प्रशासन, लोक प्रशासन पर अभी 1-2 दिन में ही मॉडल पेपर आने वाला है, तो दोनों की आंसर शीट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र और विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, ये इन सभी सब्जेक्टों पर आईएमपी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडल पेपर के रूप में, और इन सभी की आंसर शीट भी जो है अवेलेबल है। अब जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। अब आंसर शीट आप प्राप्त करेंगे कैसे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, जो जिन स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम में टाइम है, जिन्हें डिटेल में पढ़ना है, वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, ये सभी लिस्ट मेरे द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्सेज के रूप में पढ़ाई गई सब्जेक्टों की लिस्ट है, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी विषय मेरे द्वारा इस चैनल पर पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप चाहें तो जाकर के डिटेल क्लासेस भी देख सकते हैं सभी सब्जेक्टों की। चलिए अब जरा बात कर ले हैं आपके डाउट की कि आपको आंसर शीट कैसे प्राप्त होगी। मात्र 2-5 मिनट लूंगा यहां पर, उसके बाद में तुरंत हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट रिवाइज करूंगा। दोस्तों देखिए मॉडल पेपर में आप लोगों को आज दे रहा हूं, इस मॉडल पेपर, इस लेक्चर में क्या मिलेगा आपको, तो इसमें मिलेंगे आपको 15+15 प्रश्न। 15+15 क्यों? 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से देने जा रहा हूं, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके ये प्रश्न संभाल कर रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन 15 प्रश्नों के आंसर चाहते हैं, दैट मीन्स की आंसर शीट चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब इस सब्सक्रिप्शन यहां पर 2 टाइप के हैं। कौन कौन सा? यदि आप किसी एक, मात्र एक विषय का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मतलब कि किसी एक ही सब्जेक्ट की आंसर शीट चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 99 रुपए का। और यदि आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, क्योंकि फाउंडेशन में सिर्फ आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ना होता है, एमसीक्यू पढ़ना होता है, इसलिए है ना, उसको तो आप कंप्लीट ही पढ़ोगे। बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं आपके, यदि उन सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर के साथ उसकी आंसर शीट भी चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा यहां पर 249 रुपए का।
सिंपल है, ठीक है। एक सब्जेक्ट जैसे कि अभी हम आज मॉडल पेपर ले रहे हैं भारतीय जनजातियों के समाजशास्त्र पर, यदि आपको इस विषय की आंसर शीट चाहिए तो उसके लिए आपको छोटा सब्सक्रिप्शन 99 का लेना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पॉलिटी का या इतिहास का, है ना, या इकोनॉमी का बाकी सब्जेक्ट की आंसर शीट भी मिल जाए तो उसके लिए 249। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। करेंगे क्या, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के और इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करके और आप अमाउंट लिख देंगे कि किस अमाउंट का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं। आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी व्हाट्सएप पर ही, और वहां पर जो है आपको समझा दिया जाएगा कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से मिलेगा आप लोगों को, क्लियर है। और इसके अलावा बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एक स्पेशल नोट्स क्रिएट की गई है लोक प्रशासन की। तो अभी आपके एग्जाम में समय है, यदि आप लोक प्रशासन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नोट्स तैयार की गई है, ठीक है। बहुत मस्त नोट है, बहुत प्यारी नोट्स है, किताबों की तरह हार्ड लैंग्वेज नहीं है। आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज में इसको बनाया गया है, मेरे खुद के द्वारा बनाया गया इस नोट्स को, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी दिया हमने स्पेशल पीडीएफ नोट्स, ठीक है, लोक प्रशासन की। तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, 15 प्रश्न में देने वाला हूं दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न दूंगा लघु प्रकृति के। ये 30 प्रश्न मिलाकर के रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। मात्र इन 3 प्रश्नों पर फोकस कर लीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय जनजातियों के समाजशास्त्र के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा। अब प्रश्न को डिस्कस करते करते मैं आपको यह भी बताऊंगा या कहें कि उन स्टूडेंट्स को भी मैं जो है समझाऊंगा जो आंसर शीट लेना नहीं चाहते या नहीं ले सकते, है ना, तो कि वो अब इनका आंसर कहां से निकाल पाए, या आपको एग्जाम सेंटर में प्रश्न को पढ़ना कैसे है। प्रश्न को पढ़ने की समस्या लगभग सभी के साथ रहती है, 4 से 5 बार प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, तब प्रश्न समझ आता है और उसके बाद हम आंसर राइटिंग चालू करते हैं। वो समस्या आपकी पल भर में खत्म हो जाएगी अगर आपने पढ़ने का, प्रश्न को पढ़ने का तरीका समझ लिया तो। प्रश्न पढ़ने का तरीका सिंपल वे में समझाऊं मैं आपको लोगों को एकदम व्यवहारिक रूप से, तो इस पहले प्रश्न में समझा दूंगा, बाकी प्रश्न फटाफट पढ़ते चलेंगे हम लोग, है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहां पर, जातिवाद, माफिया, जनजाति से क्या आशय है। जनजाति से क्या आशय, जनजाति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया गया है जनजाति की परिभाषाएं दीजिए, जनजाति की क्या विशेषताएं हैं। अब सुनिए यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का, मेन कॉन्सेप्ट है आपका जनजाति, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट जनजाति है। प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर मुझे 3 कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। 3 पॉइंट है, कौन कौन से। एक तो जनजाति का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, वहीं जनजाति की आपसे विशेषताएं पूछी जा रही है, और एक जनजाति की परिभाषाएं पूछी जा रही है, ठीक है। अथवा में यहां पर विशेषताएं सेम हो गई, क्लियर। तो ये 3 की पॉइंट है आपके इस प्रश्न का। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जनजाति, और पूछा क्या गया है, तो 3 पॉइंट है यहां पर, कौन कौन से हैं, अर्थ, विशेषता और परिभाषा, क्लियर है। तो प्रश्न जब आप पढ़ें तो आप प्रश्न की भाषा पर जाने की अपेक्षा क्या करेंगे, प्रश्न में पूछे गए शब्दों पर फोकस करेंगे, है ना। और जो मैं आपको यहां प्रश्न देकर जा रहा हूं, उन प्रश्नों को भी आप किस प्रकार से उसका आंसर निकालोगे वो फिर से समझ लीजिए, यदि आपको आंसर शीट नहीं लेनी है तो। क्योंकि आंसर शीट में तो मैंने सभी प्रश्नों के उत्तरों को बहुत व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया है, वहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आंसर शीट आप लेंगे, डाउनलोड करेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपके 30 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। मुश्किल से आपको 4 से 5 घंटे में पूरी नोट्स आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके पास 2 दिन भी एग्जाम के हो ना, तो आप 3 से 4 बार रिवीजन लगा सकते हैं नोट्स का, है ना। इस प्रकार की लैंग्वेज में मैंने उस नोट्स को अरेंज किया है। खैर छोड़िए, अब इसका आंसर कैसे निकालोगे यदि आप आंसर शीट नहीं लेते हो तो। देखिए आप अपनी पुस्तक में देखोगे जनजाति वाला कॉन्सेप्ट कहां पर है। वैसे तो आपको फर्स्ट इकाई के फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो जनजाति, जनजाति का अर्थ पहले निकालोगे आप, जनजाति का अर्थ, ठीक है। उसके बाद में उसकी परिभाषा, अर्थ के साथ परिभाषा को लोगे। इसके बाद में फिर आपको उसकी विशेषताएं देखनी है, विशेषताएं देखनी। तो विशेषता जरूरी नहीं है कि जिस प्रश्न में आप, पुस्तक के जिस प्रश्न में आप पढ़ रहे हैं उसी में मिल जाए, हो सकता है अगले प्रश्न में या अगले पृष्ठ पे या अगले यूनिट में मिले आप लोगों को। बस कंप्लीटली आपको प्रश्न की तैयारी कैसे करना है कि आपको जो की पॉइंट पूछा गया है उन की पॉइंटों पर फोकस करना है। लेकिन अगर
थोड़ा समय और एग्जाम में और थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो आप लोग, तो क्या करना चाहिए? देखिए सुनिए, मैं सारे तरीके बताकर जा रहा हूं दोस्तों। जो पेड क्लासेस में बताए जाते हैं ना आप लोगों को, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बताकर जा रहा हूं। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मात्र नोट्स के लिए मजबूरी है मेरी रखना, सो मैंने रखा है। मैंने कल वाले सेशन में भी आप लोगों को बताया था, खैर छोड़िए उस बात को। पर ध्यान से सुनिए, इसमें इसका तरीका ये है, अगर आप और एडवांस लेवल पर इसकी तैयारी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्या करोगे आप? देखिए, जनजाति कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। जनजाति कॉन्सेप्ट पर मैंने प्रश्न दिया आप लोगों को कि ये आईएमपी प्रश्न है, ये आईएमपी है ना 2025 के लिए। तो अब करना कैसे आप किसकी तैयारी? तो जनजाति से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे अर्थ, विशेषताएं, महत्व, प्रकार, ये सारे तत्व आप एक साथ पढ़ लीजिए। मुजाल नहीं, जो मतलब किसी भी प्रकार से कोई सा भी कॉन्सेप्ट छूट ही नहीं सकता फिर आप लोगों से। एग्जामिनर चाहे आपको कितना भी घुमा दे, ये एडवांस लेवल है पढ़ने की। मैंने यहां प्रश्न दिया, आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले मेन टर्म जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको उठा लिया। भाई मैंने मेन कॉन्सेप्ट दिया आपको जनजाति, बस अब इस जनजाति से संबंधित जितने भी पक्ष हैं सबको पढ़ मारिए। लेकिन समय कम है, तो क्या करना है? जो प्रश्न में दे रहा हूं उन्हीं की पॉइंट पर फोकस कर लीजिए आप। क्लियर है? दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। समय है तो डिटेल में, और समय कम है तो जो मैंने प्रश्न में कॉन्सेप्ट दिया है उनको तो करना ही करना है, चाहे समय कितना भी हो या ना हो, ये कॉन्सेप्ट तो करना ही करना है। क्लियर है? चलिए, एक प्रश्न में हमने समय बहुत लिया, अब आगे समय नहीं लगेगा, फटाफट डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति से। अनुसूचित जाति आपका मेन कॉन्सेप्ट है, और पूछा क्या गया है? अनुसूचित जाति का यहां पर अर्थ पूछा गया है, किसे कहते हैं, अर्थ हो गया। उसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में अंतर बताना है, दोनों में डिफरेंस। क्लियर है? अब अगर आप एडवांस लेवल पर पढ़ोगे तो जनजाति वाले कॉन्सेप्ट में ही इन दोनों को पढ़ लोगे, इस दूसरे प्रश्न को भी पढ़ लोगे, है ना, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भारत में जनजातीय जनांकिकी पर एक टिप्पणी लिखी है। मतलब सिंपल सी बात है, भारत में जनजातियों की संख्या कहां पर कितनी कितनी है, किस प्रकार से भौगोलिक रूप से जो है इसका विस्तार है ना जनजातियों का, तो ये आपको यहां पर बताना होगा प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय जनजातियों का भाषा के आधार पर वर्गीकरण। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लेना, देखिए बहुत आसान होता है टीचर पर अपनी गलती थोप देना, है ना, कि सर ये एग्जाम गए थे, एग्जाम में ये आपका प्रश्न नहीं आया। बहुत आसान है ये बोलना, ये कमेंट कर देना, आलोचना करना, किसी भी टीचर की, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, किसी भी टीचर की आलोचना करना बहुत ईजी होता है। लेकिन थोड़े से अगर आप जागृत हो जाए ना, तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से आप खुद बच सकते हो। इस दुनिया का कोई भी टीचर बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कहीं पर भी पढ़ा रहा हो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, कहीं पर भी। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की खुद की होती है। थोड़ी सी लापरवाही, है ना, धोखा दे जाती है। सुनिए, मैंने कहा भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण। अब क्या वर्गीकरण यह है कि भाषा के आधार पर ही पूछ सकता है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, भाई वर्गीकरण पर प्रश्न आएगा ही आएगा, भारतीय जनजातियों के वर्गीकरण पर प्रश्न आएगा ही आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा के आधार पर ही आए, वो आर्थिक आधार पर भी पूछ सकता है, रोजगार के आधार पर भी पूछ सकता है, सामाजिक आधार पर भी पूछ सकता है, कई अन्य आधार उसके हो सकते हैं। इसलिए चौकन्ना रहना यहां से, है ना। तो जब आप किताब से पढ़ रहे होते हो तो आपको अन्य तत्वों पर भी ध्यान देना है। वैसे तो मैंने आंसर इस प्रश्न मॉडल पेपर में पूरा हर संभव प्रयास किया है कि टॉपिक जो है आपका पूरा पूरा कवर होगा, लेकिन जो कमी यहां पर छूट जाती है उसे हम आंसर शीट में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको समझा इसीलिए रहा हूं, नहीं तो मात्र 5 मिनट में इस मॉडल पेपर के प्रश्न बताकर निकल जाता, वीडियो बना करके मेरा समय बच जाता उसमें। लेकिन यह समय देने का पीछे रीजन यही है कि मैं अगर यहां मैं अपना खुद का समय लगाकर आ रहा हूं और आप लोगों का समय भी ले रहा हूं ना, तो कम से कम आप लोगों के समय जो टाइम है वो इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट हो, है ना। तो समझ लीजिए अच्छे से करना किस किस प्रकार से है। तो जनजातियों का वर्गीकरण निश्चित रूप से आएगा, भाषा के आधार पर यहां पर दिया गया है, आगे और कवर करेंगे। दरअसल हम जनजातीय परिवार की अवधारणा, जनजातीय परिवार की अवधारणा बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग। अथवा में इस प्रकार भी पूछ सकता है वो कि जनजातीय परिवार के
मातृवंशीय और पितृवंशीय समाज की विवेचना कीजिए। मातृवंशीय जो परिवार माता के नाम से जाना जाता है उसे मातृवंशीय कहेंगे, और जो परिवार पिता के नाम से जाना जाता है उसे पितृवंशीय कहेंगे। तो इनकी विवेचना भी आपको इसी प्रश्न में करनी, तो दोनों प्रश्न एक ही है, गौर से देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जनजातीय विवाह पर एक निबंध लिखिए। जनजातीय विवाह पर एक निबंध लिखिए, और अथवा में पूछ सकता है कि इस विवाह के स्वरूप कितने हैं, उन स्वरूपों का वर्णन कीजिए। बात समझ आ गया आप लोगों को। जब जनजातियों के विवाह पर आप निबंध लिखोगे तो उस निबंध के कई पहलू होंगे, और उन्हीं में से एक पहलू होगा विवाह के स्वरूप का। ठीक है, तो आपका प्रश्न इसके अंदर ही आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, नातेदारी, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। यहां पर भी ज्यादा नहीं, 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। प्रकार पूछा गया नातेदारी का। देखिए पहले तो नातेदारी मेन कॉन्सेप्ट आपका, इसका अर्थ पूछ लिया गया है। उसके बाद प्रकार पूछ लिए गए हैं। अथवा में नातेदारी के अर्थ के साथ परिभाषा हमेशा चलती है साथ में, है ना। और परिभाषा ध्यान रखिएगा किसी जाने माने विद्वान की ही देना है ना। और वो जाना माना विद्वान अपने आप को मत ठोक दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, अपने अनुसार परिभाषा लिख करके जाते हैं और किसी का भी नाम चिपका देते हैं वहां पर, है ना, कि ये महोदय ने दी है। कॉपी चेक करने वाला गधा नहीं है ना, समझदार है वो। क्योंकि आप 3rd ईयर का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और वो पता नहीं कितनी बार कॉपी चेक कर चुका है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा श्रेणियों और संज्ञाओं का वर्णन करना है आपको। नातेदारी की जो श्रेणियां होती है, जो संज्ञाएं होती है, उनका वर्णन करना है। इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन, पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति क्या है। जो जनजातीय महिलाएं हैं उनकी परिवर्तनशील स्थिति, परिवर्तनशील स्थिति मेन कॉन्सेप्ट आपका ये। जनजातीय महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति की विवेचना कीजिए। अब यहां पर आपको प्राचीन समय से लेकर के मध्यकाल के बाद आधुनिक समय तक आना है। मतलब महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाना है आपको कि किस प्रकार से इनके स्थिति में कब कब और किस किस प्रकार का परिवर्तन आया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये इकोनॉमी का नहीं, समाजशास्त्र का ये। किसकी अर्थव्यवस्था। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा जनजाति का है ना, तो जनजातियों की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जनजातियों की या जनजातीय अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे और इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा में सिंपल वे में पूछ सकता है, जनजातीय अर्थव्यवस्था क्या होती है समझाइए। क्लियर, मात्र 2 कॉन्सेप्ट, जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, जनजातीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। है ना, जनजातियों की अर्थव्यवस्था के स्वरूप कितने कितने प्रकार की हो सकती है। प्रश्न नंबर 11 है, परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर निबंध लिखिए। परंपरागत जनजातियों में भी राजनीतिक संगठन होंगे, होते हैं ना भाई, समाज है तो समाज में राजनीतिक संगठन होना तय है। तो जो परंपरागत राजनीतिक संगठन है जनजातियों का, उस पर कंप्लीट एक ऐसे लिखना है आप लोगों को 1000 से 1200 शब्दों में। अथवा में यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय समाज की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर के जनजातियों की राजनीतिक व्यवस्था की हमें बात करनी है, और वर्तमान में जो इसका स्वरूप बदला है और आगे और बदलने की जो संभावनाएं बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है, वो भी हमें इसमें दर्शाना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जनजातीय समस्याओं के कारण और प्रकृति को समझाइए। दैट्स ऑल, सिंपल वे में है। जनजातियों की समस्या किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है भाई। आर्थिक समस्याएं हो सकती है, रोजगार की समस्याएं हो सकती है ना, भौगोलिक समस्याएं हो सकती है, कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है आज की जनजाति। तो जनजातियों की समस्या, उन समस्याओं के पीछे कारण और उन समस्याओं की प्रकृति, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने होंगे। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन क्या है। जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण बताइए। जनजातियों में जो आंदोलन हुए हैं क्यों हुए हैं ये भी आपको बताना है। तो कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और उनके पीछे के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, वो भी बताना होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 है,
थोड़ा साइड में इसलिए हो रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखता चले। वैसे तो आप लोग इसी क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और आंसर शीट में तो प्रश्न उसके बाद आंसर, फिर प्रश्न उसके बाद आंसर, एक सिस्टमेटिक वे में मिलेगा आपको। तो जिनको आंसर शीट लेना परचेस करना है ना, उनको ये लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आंसर शीट लीजिए, उससे पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपके पास बुक हो या ना हो फिर कोई मैटर नहीं करता। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, जनजातियों के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। क्या कहा गया है भाई, जनजातियों के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा चुकी है या उठा रही है कल्याण कार्यक्रमों के तहत, है ना। ऐसे कौन कौन से कल्याण कार्यक्रम है जो जनजातियों की भलाई के लिए सरकार कार्य कर रही है या कदम उठाए हैं। तो इस प्रकार के कुछ चरणों की यहां पर चर्चा करनी होगी। और आखिरी प्रश्न है, गौड़ एवं भील जनजाति के 3 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन को समझाना है। किस किस को, गौड़ और भील जनजाति दोनों अलग अलग जनजातियां हैं, दोनों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन, इनको समझाना है। थोड़ा सा एडवांस बनिए, इसमें राजनीतिक संगठन को और जोड़ लीजिएगा, फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, आर्थिक संगठन और राजनीतिक संगठन, 4 कर लीजिएगा तो कोई नहीं, टाइम है ना, मैं बता रहा हूं, समय है तो कर लीजिए, नहीं समय है ना तो कोई बात नहीं, इन 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा आप लोग, गौड़ और भील जनजाति के। चलिए अब बढ़ते हैं हम उन प्रश्नों की ओर जो हमारे लघु प्रकृति के हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत प्यारे प्रश्न, उनके आंसर भी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल नेचर के प्रश्न हैं। वो हेल्पफुल नेचर के, जब हम इन प्रश्नों में कभी बीच में अटक जाते हैं ना दीर्घ प्रकृति वालों में, तो उस समय हमारे वो लघु प्रकृति वाले प्रश्न इनकी जो पूर्ति करने में हमारी मदद करते हैं, जो भी इनकी कमी होती है जब कभी अटक जाते हैं। कैसे करते हैं, चला आइए, सिंगल कॉन्सेप्ट में पूछे जाएंगे, सिंगल टर्म के प्रश्न होते हैं। चलिए पहला प्रश्न है यहां पर, जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण। अभी वहां पर हमने क्या किया था, जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण भी हमने देखा था, है ना, भौगोलिक वर्गीकरण देखा था ना। चलिए वर्गीकरण कई आधारों पर पूछा जा सकता है, कई आधारों पर पूछ सकता है वो, तो एक प्रश्न यहां से आप लोगों का वर्गीकरण यहां से कंप्लीट हो जाएगा, जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण, ठीक है, आर्थिक आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातियों को प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण। देखिए अब वर्गीकरण वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप यहां से पता लगा सकते हैं। 3 प्रश्न अब तक आ चुके हैं, 2 प्रश्न लघु प्रकृति में और 1 प्रश्न दीर्घ प्रकृति में। आर्थिक वर्गीकरण और प्रजातीय वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 3 है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। दैट सिंपल वे में ना, परिवार क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। प्रश्न नंबर 4 है, जनजातीय विवाहों के तरीके बताइए। अब एक बात तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग एक एडिशनल बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, जनजाति है ना, भारतीय जनजाति है। भारतीय जनजाति में अब यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये परिवार जो आज सक्षम ट्राइब, जो सक्षम सोसाइटी है, उन परिवारों की चर्चा यहां पर कर लें। आपका विषय है जनजाति, और जनजाति वाले विषय में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो जनजाति से संबंधित परिवार पर ही चर्चा करनी है हमको। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जनजाति विवाहों के तरीके, विवाह करने के जो अलग अलग विवाह करने के जो तरीके होते हैं उन तरीकों के बारे में आपको डिस्कस करना है। अगला प्रश्न है, जनजातियों में विवाह विच्छेद पर टिप्पणी लिखनी है, डिवोर्स पर। अगला प्रश्न है, जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। यहां पर 2 टर्म है, एक तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की रही है और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। बात समझ आए आप लोगों को, 2 टर्म पूछी गई है। प्रश्न नंबर 7 बोलता है कि भारतीय जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए यहां पर भारतीय जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण बताइए। आर्थिक वर्गीकरण यहां पर फिर से रिपीट कर दिया गया है, आर्थिक वर्गीकरण, ठीक है। प्रश्न यहां पर इसको के चेक कर लेंगे, इसको है ना, चेक कर लेंगे। रिपीट हुआ है, बेसिकली रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर फर्स्ट को आप देखिए, जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण, और यहां पर है भारतीय जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण। प्रश्न सेम है लेकिन कुछ चेंजेस यहां पर 100% चेंजेस होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पर,
टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हो सकता है अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण हो, या फिर यहाँ पर शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण हो, या कोई अन्य आधार यहाँ पर 100% होगा, तो मैं उसको आंसर शीट में उसमें तो कंप्लीट करेक्शन होकर के ही आएगा, जो भी होगा ना क्लियर होकर आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 बोलता है 73वां संविधान संशोधन और जनजातीय राजनीतिक संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो उस समय में जनजातियों को लेकर के राजनीतिक संगठन पर क्या प्रावधान किए गए थे, उस पर टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न फटाफट कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है जनजातीय निर्धनता के कारण और समाधान बताइए। जनजातियों की निर्धनता के क्या कारण है और उनसे निपटने के समाधान क्या हो सकते हैं। जनजातियों के स्वास्थ्य एवं कुपोषण संबंधी समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्या पर टिप्पणी। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 है, दो मुद्दों पर टिप्पणी करने को बोल रहा है। एक है बिरसा मुंडा आंदोलन और एक ताना भगत आंदोलन। दोनों आंदोलन को बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 है जनजातीय कल्याण के लिए संवैधानिक व्यवस्था पर टिप्पणी। ठीक है, जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक व्यवस्था पर टिप्पणी। प्रश्न नंबर 14 भारिया, सहरिया और बेगा जनजातियों पर लेख। और वहीं प्रश्न नंबर 15 है कोरकू जनजाति की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके कंप्लीट 15 प्रश्न ये भी पूरे हो जाते हैं। क्लियर। 15 प्रश्न हो गए आपके दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न हो गए आपके लघु प्रकृति के। इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, 8 प्रश्न नंबर 8 वही है ना, मैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7वां माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 7वां है, तो इसको मैं रीचेक करवा करके और आपको जो है अगले जो मॉडल पेपर लेकर आऊंगा ना, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो दोस्त आंसर शीट परचेस कर रहे हैं, आंसर शीट में बिल्कुल करेक्शन होकर के आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका आज का मॉडल पेपर भी कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग अगला मॉडल पेपर किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जिन दोस्तों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है उनके लिए, जिनको भी इस मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहिए, वो मेरे इस नंबर पर, जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, व्हाट्सअप करके और आप बता दें। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। यदि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की आंसर शीट लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको 99 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और यदि आप अपने सिलेबस के सभी विषयों की आंसर शीट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा लोक प्रशासन को यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, है ना, किताब की इतना लेंदी भी नहीं है, बहुत कस्टमाइज करके और बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज करके लिखा गया है। मात्र 99 रुपए में आप लोक प्रशासन की नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को लेकर के। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।